शहर शहर कोरोना का कहर मचा है। 24 घंटे में 3,46,000 से ज्यादा लोग इस वक्त संक्रमित हुए हैं, तो वहीं 2,624 लोगों की जान संक्रमण की वजह से गई है। हालांकि इस दौरान 2,19,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं और इस दौरान 29 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी दी गई है। लेकिन इन सबके बीच लोगों का असमंजस ये है कि आखिर वो कैसे वक्त रहते संक्रमण को पहचाने। सवाल यह है कि क्या हर बुखार कोरोना संक्रमण है? क्या सर्दी जुकाम हो जाने का मतलब ये माना जाए कि आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं? इन सवाल का जवाब और लोगों का असमंजस दूर करने के लिए जी न्यूज पर हम समाधान वाली कवरेज कर रहे हैं, जहां एक्सपर्ट्स के जरिए हम कोरोना पर आपके मन के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आपको सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि आखिर कोरोना 2.0 पिछली बार के मुकाबले कितना बदला है, इसके लक्षण क्या हैं। कोरोना 1.0 में जहां गले में खराश और खांसी की समस्या दिखाई दे रही थी लोगों के अंदर, तो वहीं कोरोना 2.0 में पेट दर्द और हाजमा खराब होने की शिकायत भी मिल रही है। कोरोना 1.0 में बिना सांस फूले बुखार आ रहा था, तो वहीं इस बार डायरिया के साथ लोगों को उल्टियों की भी शिकायत है। पिछली बार बुखार के साथ बदन दर्द की शिकायत थी, तो इस बार भूख ना लगना, कमजोरी की समस्या हो जाना कोरोना मरीजों में आम बात हो रही है। कोरोना 1.0 में लोगों को सांस लेने में दिक्कत और थकान महसूस हो रही थी, इस बार आंख में पानी आना और धुंधलापन भी देखने को मिल रहा है। तो ये 2.0 और 1.0 आप उसका फर्क समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार जब ये दूसरी लहर आई है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। और इस तरीके से देखिए, हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपको समझाएं, आपके मन के सवालों को अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक उनका जवाब पहुंचाएं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक, जो कि पूर्व संयुक्त सचिव हैं आईएमए के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रवि। मैं सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगी कि आप लोगों के मन का ये असमंजस दूर कीजिए कि आखिर 1.0 और 2.0 फर्क क्या है, नए लक्षण क्या है और ये कितना खतरनाक इस बार बनकर आया है सामने कोरोना वायरस। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सर्टेन गाइडलाइंस अब इशू हुई हैं। हमारे को पेशेंट्स को सेगमेंट करना पड़ेगा। पहले तो हमारे को उन पेशेंट्स को सेगमेंट करना पड़ेगा जिनकी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक चल रही है, जिनके हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, ताकि वो बार बार अस्पताल में ना जाए, बार बार टेस्ट ना कराएं और उसके ऊपर अच्छा ठीक है तो वो दे देती हूँ। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास फिर से आती हूँ। कुछ ऑडियो में आपके दिक्कत है, जैसे ही वो दुरुस्त होगी, लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी न्यूज शुरू से यही कोशिश कर रहा है कि लोगों के मन के वहम को दूर किया जाए, उनकी तकलीफों को कैसे कम किया जाए, क्योंकि आजकल लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। हल्की से भी सर्दी खांसी जुकाम या बुखार अगर होता है तो उनके मन में सवाल आता है कि क्या किया जाए, या तो शुरुआती तौर पर इस बीमारी का इलाज किया जाए या फिर वाकई में ये कोरोना है, इसे समझा कैसे जाए। ठीक है, मेरे साथ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है डॉक्टर शेरवाल आपका। डॉक्टर शेरवाल, आप कैसे समझाएंगे ये कितना खतरनाक है, ये दूसरी लहर जिसे हम कोरोना 2.0 कह रहे हैं, और इसके नए लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाने? एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आ रही है वो है कि सडन डेवलपमेंट होती है और किसी को फीवर हो रहा है, किसी को फीवर नहीं हो रहा है, किसी को RT-PCR नेगेटिव है, बट सिम्टम्स मिले जुले आते हैं, चाहे वो डायरिया हो, चाहे किसी को बुखार हो, या किसी को स्नीजिंग हो, किसी को टायर्डनेस हो। डिफरेंट तरह के जो है वो लक्षण इसमें आ रहे हैं। जो एक परेशानी की बात है, डायरेक्टली जब पिछली बार था कि अगर ये वाले लक्षण है तो इसको इन्फ्लुएंजा कहेंगे, ये वाला है तो ये हमारे कोविड के वो हैं। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन इज इन्वॉल्व, चाहे वो आइज हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो GIT सिस्टम हो, चाहे वो पल्मोनरी सिस्टम हो, सो एवरी सिस्टम इज इन्वॉल्व। सो दैट इज वाई मिक्सचर ऑफ जो सिम्टम है वो है। और एक प्रॉब्लम आ रही है कि सडनली जो होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स है, दे आर शोइंग sudden deterioration after 7-8 days of home isolation. They are maintaining their saturation very well, but suddenly it goes down, and then they are coming to the hospital, and sometimes they are even negative.
So that is the new things, and it is really becoming difficult to manage, and load has increased on the hospitals because most of the patients are coming sick. So that is why requirement for the oxygen and all hospital consumable has increased. ठीक है, और क्योंकि यही सवाल लोगों के मन में भी उठ रहा है। डॉक्टर मलिक भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर रवि मलिक, कैसे पहचाने, क्योंकि जब मौसम आमतौर पर जब बदलता है तो लोगों को सर्दी खांसी जुकाम की परेशानी बहुत आम हो जाती है। हर दूसरे तीसरे शख्स में हम देखते हैं कि इस तरह के लक्षण उभर रहे हैं, लेकिन अब तो कोरोना काल चल रहा है, इसको कैसे पहचाने कि ये आम नहीं है? देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने पहले पूछा कोरोना 1.0 एंड 2.0। 1.0 कोरोना वो था जो क्लासिकल कोरोना था, जो पिछली बार वेव आई थी, और 2.0 वो है जो इस वक्त चल रही है। अब ये देखा गया है कि जो 2.0 कोरोना है ये थोड़ा ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसके सिम्टम्स थोड़े ज्यादा डिफरेंट है। इनके सिम्टम्स में डायरिया, पेन इन द एब्डोमेन, जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स, टायर्डनेस, ये सब सिम्टम्स थोड़े ज्यादा आ रहे हैं कोरोना 2 में। और ये भी देखा गया कि कोरोना 2 इज मोर इन्फेक्शियस। मैं ये बताना चाहूंगा कि आमतौर पे काफी ज्यादा इस वक्त जुकाम खांसी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ सीजन भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में हालात हैं या जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है, जैसे दिल्ली के अंदर अभी पॉजिटिविटी रेट 35% है, यानी अगर आप 100 लोगों को टेस्ट कराएंगे तो 35 का पॉजिटिव आएगा। वहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को फीवर के साथ सिम्टम्स होते हैं तो आप तुरंत टेस्ट करा के पहले ये पता कीजिए आपको कोरोना है या नहीं है। उसके बाद में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने हेल्थ केयर वर्कर की राय लीजिए। मैं आपको बता दूं, जितनी पीछे डेथ्स हुई हैं, 60 से 70% डेथ्स प्रिवेंट हो सकती थी अगर समय रहते वो हॉस्पिटल में आ जाते या समय रहते अपने वार्निंग साइंस को पहचान के आ जाते। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इस वक्त हमारा मुद्दा है कि डेथ्स को कम करें। डेथ्स को कम करने का एक ही तरीका है, कोई भी व्यक्ति जिसको कोरोना डायग्नोस कर रखा है और वो घर में क्वारंटीन है, उसे कभी भी लगे कि सांस में दिक्कत है, छाती में तेज दर्द हो रहा है या फीवर बहुत हाई ग्रेड आ रहा है, चौथे, पांचवें, 6वें दिन पे भी SpO2 कम हो रही है, आपके नेल्स या लिप्स नीले पड़ने शुरू हो गए हैं, या आप थोड़ी सी खुमारी में आ रहे हैं या ड्राउजीनेस में आ रहे हैं, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए, समय रहते आपकी जान बच जाएगी। तो ये मैं कुछ हिदायत देना चाहूंगा, वार्निंग सिम्टम्स हमें पता चले। ऑन दी अदर साइड जो बिल्कुल माइल्ड केसेस हैं जिनमें कुछ भी नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। फॉलो दी गाइडलाइंस, मैं दोबारा बताऊंगा, फॉलो दी गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स। सीटी स्कैन की एक प्रोटोकॉल है, सीटी स्कैन ऐसे नहीं होगा हर व्यक्ति का, जिसको जरूरत है उसी का होगा। ब्लड टेस्ट की गाइडलाइंस है, ब्लड टेस्ट तभी होंगे जब उसकी एडमिशन की गाइडलाइंस है, ऑक्सीजन स्टार्ट करने की गाइडलाइंस है, इंजेक्शन रेमडेसिविर की गाइडलाइंस है। मैंने देखा गरीब लोग बेचारे 20-20 हजार का रेमडेसिविर लेके आ रहे हैं एंड इट इज नॉट इंडिकेटेड। रेमडेसिविर केवल तभी देंगे जब मरीज हॉस्पिटल में होगा, मॉडरेट टू सीवियर केस होगा और उसको ऑक्सीजन पे होगा, अदरवाइज रेमडेसिविर हैज नो रोल एट ऑल। ठीक है डॉक्टर, और आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये समझना होगा कि हमारे अंदर वो कौन से सिम्टम्स उभर रहे हैं जिससे हमें लगे कि अस्पताल हमें जाना चाहिए। डॉक्टर शेरवाल, मैं ये आपसे सवाल करती हूँ कि आखिर वो कौन सी कंडीशन है किसी भी पेशेंट के अंदर, या फिर कोई ये कैसे पहचाने कि अब अस्पताल जाने की जरूरत है अगर वो होम आइसोलेशन में है तो? एक तो देखिए, सबसे पहला इंडिकेशन है फीवर। अगर जैसे कॉन्टिन्यूसली हाई ग्रेड फीवर है, कम नहीं आ रहा है, और ब्रेथलेसनेस परसिस्टेंट कर रही है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है 24 से या बल्कि 30 तक कईयों को होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो साथ में जब ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर सभी के पास आज की डेट में एडवाइज किया जाता है, जब भी अब कोविड या कोविड के लक्षण हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी बड़ी सस्ती डिवाइस है जो घर पे रखें, उसका सैचुरेशन देखते रहें। आमतौर पर हम कहते हैं 94 या उससे ऊपर अगर है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर वो 90 तक आता है तो आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। लेकिन जैसे 90 या 90 से नीचे आने लगता है तो इसका मतलब है आपको अस्पताल की ज़रूरत है और तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वो कंडीशन है जिसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी और कोशिश ये करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर मलिक, हम कई ऐसे भी लोगों को देख रहे हैं जिनके अंदर लक्षण हैं लेकिन एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है, फिर उसके बाद RT-PCR की रिपोर्ट आती है वो भी नेगेटिव, लेकिन फिर भी वो लक्षण महसूस हो रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। ऐसी कंडीशन में क्या करें? क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूं तो मैं इसमें 2-3 चीजें लोगों की दूर कर दूं। नंबर 1, अगर आपका RAT यानी रैट यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपको RT-PCR कराने की जरूरत नहीं है, आपको कोविड है।
अगर वो नेगेटिव आता है तो आप आरटीपीसीआर कराएंगे, और अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया तो क्लियर हो गया आपको कोविड है, दूसरा आरटीपीसीआर नहीं कराना। अगर दोनों टेस्ट नेगेटिव हैं, उसके बाद भी आपको सिम्टम्स चल रहे हैं या आपकी SpO2 डाउन हो रही है, हम सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन इज द कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर कोविड। बहुत मरीजों में देखा गया रैट नेगेटिव है, आरटीपीसीआर नेगेटिव है, सिम्टम्स चल रहे हैं, हम सीटी स्कैन कराते हैं, उसमें कोविड आ जाता है। तो ये प्रोटोकॉल इस तरह से है। अक्सर ये देखा गया लोग जो है इन प्रोटोकॉल्स को लांघते जाते हैं। रेड पॉजिटिव आ गया आरटीपीसीआर कराएंगे, वो नेगेटिव आ गया तो रेड कराएंगे, वो आ गया तो फिर दोबारा, और हेल्थ केयर के ऊपर लोड डालते जाते हैं। जहां रेड पॉजिटिव आ गया प्रॉब्लम इज फिनिश्ड। जहां पर एज फार एज डायग्नोसिस इज कंसर्न, जहां आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया डायग्नोसिस इज मेड, और अगर दोनों नेगेटिव आ गए हम सीटी स्कैन कराएंगे। डॉक्टर्स की प्रोटोकॉल, डॉक्टर्स के साथ आप टेली कंसल्टेशन कीजिए, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो अपने आप को गूगल डॉक्टर ना बनाइए। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, बड़े से बड़े अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग भी मैंने देखा 8वें दिन आ रहे हैं, SpO2 उनकी 60 है, गैस्पिंग स्टेट में आ रहे हैं, कर क्या रहे हैं घर पे, दे शुड बी केयरफुल। तो ये जितने मैंने वार्निंग साइंस बताए हैं, जैसे ही आपको वार्निंग साइंस है, कोई भी ऐसा डॉक्टर जो कोविड को के बारे में अच्छे से जानता है, आप उसके टच में आइए, टेली कंसल्टेशन लीजिए, और जैसे वो गाइड करे करिए। बिना बात के हॉस्पिटल भी एडमिट ना होइए, और ऐसा भी ना हो कि बिना बात के आप अपने शरीर को इग्नोर करते रहें कि नहीं नहीं अभी ठीक हो जाएगा, और उसके बाद हॉस्पिटल। एक और मैं हिदायत देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग घर में ऑक्सीजन देते हैं। देखिए, घर में ऑक्सीजन दे सकते हैं, बड़ा अच्छा विकल्प है, लेकिन घर में ऑक्सीजन देते हुए आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट डिटीरियोरेट करता है ऑक्सीजन के बाद में, तो उसे तुरंत आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। तो आप बैकअप प्लान भी अपने साथ रखिए कि इन केस पेशेंट डिटीरियोरेट करता है तो हम आगे क्या करें। बहुत यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि खुद डॉक्टर ना बने और गूगल को डॉक्टर ना बने। तो कोरोना की दूसरी लहर ने खौफ बढ़ा दिया है। कोरोना 2.0 पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्या है इसके लक्षण? ऐसे तमाम तरह के सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे, और इसीलिए जी न्यूज ने यह ठाना है कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ यहाँ मिलेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अंशुमान, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, पिछली बार से ज्यादा इस बार चुनौतियां कितनी ज्यादा हैं, और लोगों को डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है? आप इसे कैसे समझाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है कि सबसे पहला मैसेज यही है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। संकट की घड़ी है, संकट की घड़ी आती है, और दोहा भी है, रहमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित बा जगत में जानी पड़त सब। तो अभी आपको समझ में आ गया कि जो आपके नेता लोग थे, जो जुमलेबाजी करते थे, वो आपके काम नहीं आ रहे हैं। तो क्या करना है, आपकी अपनी तैयारी करनी है। जागरूक होइए, नए लक्षण को समझिए। जो आपने सवाल पूछा, नए लक्षण में इस बार डायरिया ज्यादा है। दूसरा, वायरस को स्टेल्थी वायरस कहा गया है, मतलब चकमा देने वाला वायरस, जो थ्रोट में जमा हो रहा है और सीधे फेफड़े में एक लक्षण कर रहा है, या पेट में जाके GI सिम्टम्स, मतलब डायरिया, पेट में दर्द या उल्टी की शिकायत। बच्चों में कंजक्टिवाइटिस, आंख लाल हो जाना, इस तरह के लक्षण कर रहा है। बुखार हल्का भी रह रहा है लेकिन सिवियरिटी ज्यादा हो रही है, मतलब RT-PCR टेस्ट नेगेटिव, हल्का बुखार। जब CT स्कैन टेस्ट करें तो कोरैट 5, मतलब पॉजिटिव कोरोना से लंग डैमेज हो चुका है, इस तरह की फाइंडिंग आ रही है। तो पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर हर घर में उपलब्ध करा लीजिए, चेक कीजिए टेम्परेचर, पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर आपको कोरोना का कोई भी लक्षण आ रहा है, इसकी चार्टिंग कीजिए। चार्टिंग क्यों करना है? ट्रेंड देखना है। ये ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन नीचे हो रहा हो, पल्स ऊपर जा रही हो, टेम्परेचर बढ़ रहा हो, इस पे ध्यान देना है, आगाह करना है आपको। दूसरों को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को, कम्युनिटी टुगेदरनेस, फोन पे, वीडियो कॉल पे, सबके संपर्क में कोई न कोई डॉक्टर है। इसमें कोई बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत नहीं है कि सच में कोरोना का कोई इलाज नहीं है। तो कोई भी MBBS, BDS, होम्योपैथ, आयुर्वेद डॉक्टर जो भी संपर्क में, जो बेसिक नॉलेज रखता हो मेडिकल साइंस की, उसके संपर्क में रहें, उससे साझा करें अपनी सारी रिपोर्ट, सारा कुछ, और घबराए नहीं। कम्युनिटी टुगेदरनेस से हम इस संकट की घड़ी से निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, लेकिन उसके बाद आप याद रखिएगा इस घड़ी में कौन कौन आपके काम आया। इसीलिए मैंने दोहा सुनाया था जी। जाहिर तौर पर बहुत अच्छी और बहुत लोगों को जागरूक करने वाली बात आपने ये कही है। डॉक्टर मलिक, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो ये कि गूगल को डॉक्टर ना बनाए या खुद भी डॉक्टर ना बने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं डर से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कई तरह की दवाइयां ले रहे हैं, बुखार जुकाम घर पर ही ले रहे हैं। कितना खतरनाक हो सकता है, और क्या ऐसा करना भी चाहिए या फिर नहीं?
देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा, हमें यह पता होना चाहिए कि कोविड इज ए पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, यानी कि इसके अंदर पूरी संभावना है मृत्यु की, जबकि संभावना बहुत कम है। पैनिक की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले जरूरी है। तो इसमें जो भी आप टेस्ट कराएं, जो भी कराएं, अपने आप से मत उसके अंदर इंटरफियर करें, आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपने प्रोफेशनल की मदद के बिना कुछ नहीं करें। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे कि मैंने बताया, गाइडलाइंस है। सीटी स्कैन की अपनी गाइडलाइन है। लोग दूसरे दिन बच्चे का सीटी स्कैन करा के आ जाते हैं। सीटी स्कैन से 200 एक्सरे का रेडिएशन एक्सपोजर होता है, विच इज अ ह्यूज थिंग। 200 एक्सरे आप और उसके बाद डॉक्टर को 7वें दिन जरूरत पड़ती है तो फिर सीटी स्कैन होता है। तो आप अननेसेसरी रेडिएशन, अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी एडमिशन इन द हॉस्पिटल, अननेसेसरी ऑक्सीजन देना घर के ऊपर बिल्कुल जायज नहीं है। आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस आई हैं, आईसीएमआर की गाइडलाइंस आई हैं। हमें केवल उन गाइडलाइंस के ऊपर चलना है, एंड दे आर वेरी सेफ गाइडलाइंस। खुद से हम लोगों को ये सारे जो टेस्ट वगैरह जो हम कराते हैं वो नहीं कराने हैं, और खुद से एंटीबायोटिक वगैरह तो बिल्कुल शुरू नहीं करने हैं। मैंने ये भी देखा, अगर एक पेशेंट को आप कोई प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो अपने पूरे मोहल्ले में वो प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द केस। देखिए, कोविड के केस माइल्ड भी होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, जिसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मॉडरेट भी होते हैं, और ऐसे सीवियर भी होते हैं जिनको आईसीयू में जाने की आवश्यकता है। तो हर केस को हम एक तरह से नहीं डील कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही प्रिस्क्रिप्शन जो है, पड़ोसी की प्रिस्क्रिप्शन ली और आपने दवाई शुरू कर दी। तो इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, जिनको कोविड का ज्ञान है, टेली कंसल्टेशन आप लीजिए। प्रॉपर आपको टेली कंसल्टेशन मिलती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं कि आपको ये टेस्ट कराने हैं तो कराएं, अगर वो कहते हैं अभी वेट करने की जरूरत है तो आप टेस्ट कहीं ना कराएं। अब मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूं, तो मैंने देखा है पेशेंट को हम अभी एडवाइस भी नहीं करते हैं, वो पूरी फाइल लेके आ जाता है कि डॉक्टर साहब ये मेरा सीटी स्कैन रहा, ये मेरी ब्लड रिपोर्ट हुई, ये मेरी है, और पता चला उसको कोरोना तो था ही नहीं इन द फर्स्ट गो। तो इस तरह की चीजें जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बार बार मैं एक चीज बता रहा हूं, हमें मृत्यु प्रिवेंट करनी है, और मृत्यु प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है जो मैंने वार्निंग साइंस दी है। जब भी ये कोरोना के पेशेंट को घर में वार्निंग साइंस हो, आप तुरंत लेके हॉस्पिटल जाइए, तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। एक और चीज है, जिसको भी जहां पर वैक्सीनेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, वो तुरंत वैक्सीन लगवा ले आपकी उम्र के हिसाब से। जब भी वैक्सीन से देखा गया कि 70-75% तो आपको कोरोना होगा ही नहीं, बात ही खत्म हुई। लेकिन 25% अगर आपको कोरोना होता भी है तो वो जानलेवा नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। तो वैक्सीन की जिसको अपॉर्चुनिटी मिले उसे लगवा लेनी चाहिए। यानी सही जानकारी रखनी है, पैनिक नहीं करना है, और यहाँ पर खुद को बचाना है, लेकिन कोरोना को हराना है। ठीक है डॉक्टर शेरवाल, हमारे एक दर्शक जो कि इस वक्त हमारा ये शो देख रहे हैं, उनका ये सवाल है कि अगर यहाँ हम एंटीजन करा रहे हैं, आरटीपीसीआर करा रहे हैं, दोनों अगर नेगेटिव हैं, तो क्या फिर सीटी स्कैन के लिए आगे जाना चाहिए? नहीं, यही एक अभी डॉक्टर मलिक ने अभी बताया आपको कि अपने आप से कोई भी टेस्ट ना कराएं। केवल इनिशियली आप सिम्टम देखें, और सिम्टम के बेस पे इनिशियली आप रैट टेस्ट कराएं। पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, और नहीं है तो आप उसके बाद आरटीपीसीआर के लिए जाएं। दिक्कत क्या हो रही है कि वो सारे के सारे लोग जो है वो सभी टेस्ट जो गूगल बाबा बताते हैं वो सभी टेस्ट कराते हैं, चाहे उनकी ज़रूरत है या नहीं है। सब लोग अब आके बात करते हैं कि मैंने HRCT करा लिया, मेरा स्कोर ये है, और फिर बात करते हैं जब भी एडमिशन के लिए आते हैं कि आपके पास रेमडेसिविर है कि नहीं है, आपके पास स्टेरॉयड है कि नहीं है, आप जो है वेंटिलेटेड बेड है कि नहीं है। तो ये चीज़ें अगर आपको लगता है कि पेशेंट को अब आईसीयू की आवश्यकता है, जो अभी पहले बताए हैं सिम्टम जो लगे, तो उसके बाद आप अस्पताल में आए और डॉक्टरों को मैनेज करने दीजिए, और घर पे जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं एक्सेप्ट आपको सप्लीमेंट लेने के बजाय ले सकते हैं, जो जैसे विटामिन सी हुआ, जिंक हुआ, ये आप लें, विटामिन डी हुआ, तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन जो बाकी दवाइयां हैं वो जैसे डॉक्टर रवि मलिक ने बताया, बहुत कॉमन है एक्चुअली, एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन हिंदुस्तान में। अगर एक मरीज को कोई प्रिस्क्रिप्शन मिल गया तो वो पूरे मोहल्ले में बांट देते हैं कि ये देखो इससे मैं ठीक हुआ या इससे वो ठीक हुआ। तो उससे बचे, क्योंकि उससे नुकसान क्या होगा, एक तो ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक अननेसेसरली खाएगा पेशेंट, और एक्सरे या सीटी कराएंगे तो ओवरडोज ऑफ रेडिएशन लेगा। और जब आईसीयू में आते हैं तो कई बार जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं पेशेंट। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अननेसेसरली मेडिकेशन ना लें, और आवश्यकता हो तभी टेस्ट कराएं,
और जब और ऐसे में आप अस्पतालों से भी बोझ कम कर सकते हैं। लैब पर जो इतना बोझ है इस वक्त वो भी कम किया जा सकता है। अननेसेसरी आप हॉस्पिटल और लैब अगर जाने से बचे तो। डॉक्टर अंशुमन, अगर किसी भी तरह का कोई लक्षण बॉडी में दिख रहा है तो कितना इंतजार करना चाहिए टेस्ट कराने के लिए? कब जाना चाहिए टेस्ट के लिए? देखिए, शुरुआत वहीं से करूंगा। डॉक्टर मलिक ने, डॉक्टर शेरवाल ने बिल्कुल सही बात कही। कंसल्टेशन में रहिए, मतलब डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कब टेस्ट कराएं। लेकिन ये बिल्कुल सही है, अभी ही पॉलन का सीजन है, एलर्जेंस की प्रॉब्लम, सीजनल फ्लू की प्रॉब्लम अभी आ रही है। कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल हो रहा है। 2-4-10 रिलेटिव को दूर दराज से फोन भी आ गया कि उनको कोरोना हो गया, एक की तबीयत अति गंभीर हो गई है, तो उनको लगने लगता है हाँ मुझे भी गले में दर्द हो रहा है, साइकोलॉजिकल, और वो रश कर जाते हैं हॉस्पिटल के लिए टेस्ट कराने के लिए। तो उनसे मैं कहूंगा हर हॉस्पिटल में भी कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। अगर आपको कोविड नहीं है तो हॉस्पिटल रश ना करें, भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं। क्या होगा कि आप तो कोरोना फ्री थे, हॉस्पिटल जाके आपने एक्वायर कर लिया। तो सबसे पहली चीज ये हो गई, लक्षण को ऑब्जर्व करें। क्या ऑब्जर्व करना है कि वाकई पहले अपने आप को समझाएं कि मुझे साइकोलॉजिकल हो रहा है या वाकई लक्षण है। अगर लक्षण है तो गार्गल करके देख लें। अगर लगता है फिर भी लक्षण परसिस्ट कर रहा है, जैसा दोनों डॉक्टर ने कहा कि किसी क्लिनिशियन से फोन पे बात करें आप कि मुझे लक्षण आ रहे हैं, क्या करूं। अगर ये लक्षण 48 घंटे के बाद भी परसिस्ट करता है, ओब्वियसली आपको टेम्परेचर चेक करना है, पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन, मैंने पहले बोल दिया। ये कोरोना हो ना हो चेक करो ताकि आपको सुरक्षा रहे, आपको पता रहे कि ऑक्सीजन लेवल डाउन तो नहीं हो रहा है। और 48 घंटे के बाद अगर लक्षण परसिस्ट करे, किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। कोशिश कीजिए कि क्लिनिक सेटअप, छोटे सेटअप पे जाके जांच कराएं ताकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं और आपको इन्फेक्ट ना हो सकता है कोरोना निगेटिव हो, कोई जरूरी नहीं सभी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव ही हो रहा है। दूसरी बात, डॉक्टर रवि वलिंग ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, उस मैसेज को क्लियर कट जाना है। अभी हमें जान बचानी है, क्षति ना हो। संक्रमण मोर और लेस, देर सवेर सभी को संक्रमित होना पड़ेगा, चाहे वैक्सीनेशन के द्वारा हो चाहे नॉर्मल संक्रमण हो, लेकिन जान न जाए, हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए। और इसमें एकजुटता की जरूरत है। डॉक्टर, मरीज, पब्लिक, सभी लोग एकजुट हो जाएं तो हम इसको अचीव कर सकते। अचीवेबल है, डुएबल है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पैनिक करते हैं, हम घबराने लगते हैं, सही जानकारी हमारे पास नहीं होती। और सही जानकारी अगर आपके पास है तो शायद इस तरह की स्थितियों से आप बच सकते हैं। डॉक्टर मलिक, मैं अस्थमा के जो मरीज हैं अब उनके लिए आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अस्थमा के मरीजों को अमूमन होता है कि वो अगर थोड़ा सीढ़ी चढ़ लें, थोड़ा सा चल लें या फिर बहुत ज़्यादा काम कर लें तो उनको सांस फूलने लगती है। कैसे समझा जाए कि अगर ये सांस फूल रही है तो ये ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, हो सकता है कि कोविड के आप संक्रमित हो गए हों? देखिए, कोविड को हमें पूरे पर्सपेक्टिव में देखना है। जब आपको सांस चढ़नी शुरू हुई, क्या उससे 1-2 दिन 3 दिन पहले आपको फीवर आना शुरू हुआ, क्या आपको रनिंग नोज शुरू हुई, क्या आपके गले में खराश होनी शुरू हुई? कोविड को हमें पूरे एक पर्सपेक्टिव में लेके देखना है। और उसके बाद में जो ये आपको सांस चढ़ना फूलना शुरू हुआ है, क्या ये अनयूजुअल है, पहले जैसा ही है या पहले से कुछ ज्यादा बढ़ गया है? उसके बाद में फिर अगर आपको लगता है कि ये सब दिक्कत है, फिर आप अपना ऑक्सीजन देखिए, क्या ये ऑक्सीजन कम हो रही है या नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, एंजाइटी में भी बहुत सारे लोगों को सांस फूल रहा है, एकदम से आ जाता है फोन के, डॉक्टर साहब सांस फूल रहा है, हम तो मरने की स्थिति में आ गए हैं, कोविड है हमारे को, हम क्या करें? मैं कहता हूं भैया पहले ऑक्सीमीटर लगाओ। ऑक्सीमीटर में अगर उनकी आपकी ऑक्सीजन 99, 98 आ रही है तो पहले तो पैनिक मत करो। नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू सो लॉन्ग एज आपका SpO2 नॉर्मल है, पैनिक मत कीजिए। तो ये जो चीजें मैंने देखा है कि लोगों के अंदर एंजाइटी, पैनिक, ऑब्सेशंस, डिप्रेशन भी बहुत आने लग गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त स्थिति ऐसी है कि मौत का जो भयावह डर है वो अंदर बैठने की वजह से पेशेंट्स को काफी हो रहा है। तो साइकोलॉजिकल ओवरले को सबसे पहले हमें हटाना बड़ा जरूरी है। उसके बाद में एक चीज और बताऊंगा, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो अपनी इनहेलर्स की डोज रेगुलर लें। स्मोकिंग करते हैं, बिल्कुल स्मोकिंग बंद करें। स्मोकिंग कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वो हेल्दी भी है, वो अपनी स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि स्मोकिंग भी फेफड़ों के ऊपर दुष्प्रभाव करती है और कोविड भी उसके ऊपर असर करता है। वेट को कंट्रोल में रखें। मैं दोबारा बताऊंगा, वेट अगर आपका हैवी वेट है आप, तो आपसे कोरोना से मृत्यु के चांसेस 3 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए, फल और सब्जियों का ज्यादा सेवन कीजिए, बहुत ज्यादा घी वाली चीजें मत लीजिए। वजन अगर आपका कंट्रोल में है, आपकी इम्यूनिटी ठीक से है, तो कोरोना आएगा भी तो आप उसको परस्त कर पाएंगे। तो ये कुछ हिदायतें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एस्थमेटिक पेशेंट्स को खास करके हिदायत है कि अपने इनहेलर्स की डोजेस को नियमित रूप से लें, उनको इग्नोर नहीं करें और फेफड़े को स्वस्थ रखें।
ठीक है डॉक्टर शेरवाल, जैसा कि हम इसे लेकर हालांकि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बच्चों की अगर मैं बात करूं, बच्चों के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आमतौर पर वो बताते नहीं हैं कि किस तरह की परेशानी उन्हें हो रही है। माँ बाप कैसे समझे कि ये जो न्यू स्ट्रेन है कोरोना 2.0 उससे बच्चे संक्रमित हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है ये पता करना कि नई स्ट्रेन से संक्रमित हो रहे हैं नहीं, ये तो कोई नहीं बता सकता, ये तो टेस्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, वो संक्रमित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे कोरोना से, ये बच्चों में क्योंकि बहुत वेरियस वो हैं, और बच्चा अगर इरिटेबल है, रोता है, या उसको स्नीजिंग है, या फीवर जो लो ग्रेड या हाई ग्रेड हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है बच्चे को, तो वही अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं। या कंजक्टिवाइटिस एक बड़ा कॉमन इसमें सिम्टम आया है। डायरिया, वॉमिटिंग बच्चों में बहुत कॉमन सिम्टम है, देखा गया है। और ये किसी भी उम्र के बच्चे पकड़े जा रहे हैं अभी इसके कारण, तो वो तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह लें, और अगर जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल विजिट करें, नहीं तो वो घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर अंशुमन, बहुत सारे लोग ये भी, क्योंकि मौसम अगर बदलता है तो बुखार हो जाता है लोगों को, क्योंकि वायरल की भी समस्या से कई लोग जूझ रहे हैं, लेकिन अगर बार बार बुखार आ रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई और सिम्टम नहीं दिख रहा, तो क्या इसके लिए भी टेस्ट के लिए जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। इसको पैरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन कहते हैं, जिसमें वन ऑफ द रीजन आज की डेट में कोविड भी है। कोविड से मतलब ये है कि हो सकता है कोविड इन्फेक्शन रहा हो, माइल्ड होके चला गया, और उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, निमोनाइटिस, बेस में, लंग के बेस में कहीं निमोनिया हो गया। एक ही पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, जिसमें सीजनल फीवर, डेंगू, मलेरिया। अगर बार बार फीवर आए तो नॉर्मल नहीं है, मतलब बॉडी किसी न किसी चीज को रिएक्ट कर रही है। एक बार फीवर आके चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार आने पे आपको जरूर टेस्ट कराना चाहिए। किसी फिजिशियन, किसी डॉक्टर, क्लिनिशियन जो भी आपके पास है, उनसे संपर्क करें और इसकी जांच जरूर करें। पूरी उम्मीद है मुझे आप लोगों ने जितनी भी ये जानकारी दी है, जितनी भी सही जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, उनके काम जरूर आएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और ये महत्वपूर्ण सवाल थे जो लोगों के मन में आजकल आमतौर पर आ रहे हैं, जिनका जवाब उन्हें जानना बहुत जरूरी था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.